अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 14वां हिस्सा। दरवाजे पर हो रहे लगातार दस्तक से रमीज की आंख खुलती है। वो आंखें खोल घड़ी की तरफ नजर डालता है। घड़ी उस वक्त सुबह की 7 बजा रही होती है। रात के ख्वाब की वजह से वो सही से सो नहीं पाया था, जिससे उसके सर में तेज दर्द हो रहा होता है। साथ में उससे इस बात का अफसोस होता है कि उसने आज फजर की नमाज कज़ा कर दी थी। रमीज चारपाई से उतरकर दरवाजा खोलता है। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम, लड़के ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा कहो, रमीज ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। जी चाचा, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, उनकी कब्र तैयार करनी है। ये रहा उनका नाम और कब्र की लंबाई। आज जोहर बाद उनकी मिट्टी है, अब जगह का इंतखाब कर कब्र तैयार रखिएगा। लड़के ने रमीज को एक कागज की पर्ची और कुछ रुपए थमाते हुए कहा। ठीक है, मैं कर दूंगा वक्त पर, रमीज ने पर्ची खोलते हुए कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ चाचा, लड़का कहता हुआ वहां से चला जाता है। तभी रमीज की नजर पर्ची पर लिखे नाम पर पड़ती, जिस पर लिखा होता है रफीक, वालिद शफकत खान, उम्र 65 साल, कद 5 फुट 11 इंच। पर्ची पढ़ते ही रमीज की आंखें नम हो जाती हैं। वो कुदाल उठाए कब्रिस्तान में एक जगह का इंतखाब कर मैयत के कद के हिसाब से कब्र खोदना शुरू कर देता है। रमीज भाई, ओ रमीज भाई, किधर हो आप? इमाम साहब आवाज लगाते हुए कहते हैं। इधर हूँ इमाम साहब, रमीज ने जवाब दिया। तो इमाम साहब रमीज के आवाज की सीमत चले आते हैं। उनके हाथ में ट्रे में 2 कप चाय और कुछ बिस्किट होती हैं। आजकल आप तो वक्त पर मेरे साथ चाय पीने नहीं आते हैं, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके पास ही चलकर दोबारा चाय पी ली जाए, इमाम साहब रमीज के पास पहुंचते हुए कहते हैं। असल में इमाम साहब आज मेरी आंख नहीं खुली थी, जैसे उठा कब्र खोदने का ऑर्डर मिल गया। रमीज ने माथे पर आए पसीने को अपने कुर्ते के आस्तीन में पोंछते हुए चाय की कप उठाते हुए कहा। वैसे किसकी मैयत हुई है आज? इमाम साहब ने पूछा तो रमीज उदास सा हो जाता है। अरे रमीज भाई बताइए, खामोश क्यों हो गए आप? इमाम साहब ने दोबारा पूछा। मेरे बड़े भाई रफीक की है, रमीज गहरी सांसें लेते हुए आहिस्ता से कहता है। आपको कैसे पता चला रमीज भाई कि जो खबर आप तैयार कर रहे हो वो आपके बड़े भाई की है? इमाम साहब ने पूछा। जो लड़का कब्र खोदने के लिए कह गया था, उसने कुछ रुपयों के साथ एक पर्ची दी थी, जिसमें मेरे बड़े भाई का नाम लिखा था और अब्बा के नाम के साथ। रमीज मायूस होते हुए कहता। सुनकर अफसोस हुआ रमीज भाई। तो आप घर जा रहे हो ना आज? इमाम साहब ने पूछा। मैं कहाँ जाऊंगा इमाम साहब, सुबह में मेरे सामने मेरा अपना खून मेरा भतीजा खड़ा था, ना मैंने उसे पहचाना और ना ही वो मुझे पहचान पाया। जब मेरे घर वालों ने उन्हें यह तक नहीं बताया कि उनका चाचा कब्रिस्तान का मुजाबिर है, जब मेरे खून के रिश्तों में सफेदी आ गई, तो अब मैं क्यों अपने भाइयों से वापस रिश्ता जोड़ने जाऊं? वैसे भी अब मेरे बड़े भाई तो रहे नहीं। रमीज वापस कुदाल उठाकर कब्र खोदते हुए कहता है। रमीज भाई, उन्होंने जो किया वो उनका रद्दे अमल था, आप क्यों गुनहगार बन रहे हो? मेरी मानो तो कब्र तैयार करने के बाद आप घर से हो आओ, इमाम साहब ने रमीज को समझाते हुए कहा। तो रमीज मान जाता है। कब्र तैयार कर रमीज नहा कर तैयार होकर सालों बाद वो गांव में अपने घर की तरफ निकल जाता है। सालों बाद गांव की सड़कें और गलियां रमीज को बीते वक्त की याद दिला रहे होते हैं। रास्ते पक्के जरूर हो गए थे, मगर रमीज रास्तों को भूला नहीं था। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाता हुआ घर के पास पहुंचता है। उसके सामने मिट्टी के घर के बजाय एक आलीशान मकान होता है। घर के अंदर से लगातार आ रहे रोने की आवाज सुन रमीज का दिल भर आता है। रमीज घर में दाखिल होता है तो देखता है कि उसका घर पहले के मुकाबले अंदर और बाहर दोनों से काफी बेहतर हो चुका होता है। सामने बरामदे में ही उसके भाई की मैयत एक लकड़ी के तख्ते पर रखी होती है। आसपास बहुत से लोग जमा रहते हैं। रमीज भी एक अनजान की तरह भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है। रमीज की भाभी और बाकी घर वाले रो रहे होते हैं। तभी रमीज की नजर सामने खड़े नरगिस के बड़े भाई पर पड़ती है, जो रमीज के दूसरे भाई को हिम्मत दे रहे होते हैं।
اس کے دوسرے بڑے بھائی کی نظر اس پر پڑتی ہے مگر وہ رمیز کو اندیکھا کر میت میں آئے لوگوں سے باتیں کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آج سالوں بعد وہ گھر آیا ہوتا ہے مگر آج بھی اسے اپنا گھر پرایا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ رمیز کو دکھ اس بات کا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے اماں ابا کے موت کے بعد اس کے بھائیوں نے کس طرح اسے پرایا کر دیا۔ اتنا پاس رہ کر بھی کبھی اپناپن اس سے نہیں جتایا اور نہ ہی اسے کبھی گھر بلایا۔ دماغ میں آ رہے دکھ سے بھرے اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے رمیز چہرے سے کفن ہٹا اپنے بھائی کو ایک نظر نم آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر ایک سائڈ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت ہوتے ہی لوگ میت کو اٹھا کلمہ پڑھتے ہوئے قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے رمیز بھی چل دیتا ہے۔ چلتے ہوئے اسے اپنے گھر کے پاس تھوڑی دور پر ہی وہی بیری کا پیڑ دکھتا ہے جس پر لائبہ پری رہتی تھی۔ تبھی ایک روشنی سی رمیز کو اس پیڑ کے پاس دکھتی ہے مگر رمیز اسے نظر انداز کرتا ہوا چل جاتا ہے۔ نماز جنازہ امام صاحب پڑھاتے ہیں، اس کے بعد رمیز کے بڑے بھائی کو تدفین کر دیا جاتا ہے۔ آج تو آ گئے تھے گھر تک، دوبارہ ہمت مت کرنا گھر آنے کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے یا ہمارے بچے جانے کہ تم ہمارے سگے بھائی ہو۔ ہمیں شرم آتی ہے تمہیں اپنے بھائی کہتے ہوئے۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو جیسے کل تھے، نکمے، کوئی کام کے نہیں ہو تم۔ کوئی کام نہیں ملا تو قبر کھودنے کا کام کرنے لگے۔ ایک بار بھی خاندان کی عزت کا خیال نہیں آیا تمہیں؟ نہ بدن پر ڈھنگ کے کپڑے، پرانا پھٹا ہوا لباس۔ رمیز کے دوسرے بھائی نے رمیز کو دھیرے سے دھتکارتے ہوئے کہا تاکہ کوئی اور سن نہ لے، بھیا سے بھی بھائی کہنے کا حق کھو چکے ہو آپ سب مجھے۔ اماں کے مرتے ہی میرے سارے رشتے مر چکے تھے اور کس خاندان کی عزت کی بات کر رہے ہو آپ لوگوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو سہارا دینے کے بجائے آپ لوگوں نے اسے بے گھر کر دیا، زمانے کی ٹھوکریں کھانے کو۔ بات قبرستان میں کام کرنے کی ہے تو بھائی جان ایک بات آپ کے دماغ میں ڈال دوں، بھلے ہی آپ اپنے محل میں رہتے ہیں مگر آخری ٹھکانہ تو یہی ہونا ہے۔ جیسے آج بڑے بھائی کا ہوا، ابھی آپ نے بھلے ہی قیمتی لباس پہن رکھا ہے مگر موت کے بعد تو آخر کے کفن ہی پہننی ہے، جیسے آج بڑے بھائی پہن کر گہری نیند سو چکے ہیں۔ آخر کے دنیا کس چیزیں یہیں دھری رہ جائیں گی اور دھری رہ جاتی ہیں بھائی جان، تو پھر کس بات کا غرور میرے بھائی، مٹی کا شریر مٹی ہو جائے گا ایک دن۔ رمیز نے جواب دیا تو اس کے بھائی چڑ جاتے ہیں، تمہاری یہی اوقات ہے، تمہاری وہی چھوٹی سوچ، اس لیے تو تم آج تک غریب رہ گئے۔ رمیز کے بھائی نے چڑھتے ہوئے کہا، اوقات کی بات آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ اگر قبرستان اور اپنے جیسے سگے بھائی کو دفنانے کے بعد بھی اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی تو اب اللہ ہی خیر کرے میرے بھائی، رمیز کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ رمیز کا بھائی کچھ کہتا ان کا بیٹا انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں آ جاتا۔ ابا آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہو اتنی دیر سے؟ باتیں ہو گئی تو گھر چلیں؟ رمیز کے بھائی کے بیٹے نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا، وہ بیٹا میں بس مزابر کو کچھ روپے دے رہا تھا اور سمجھا رہا تھا دھیان سے تیرے بڑے ابا کی قبر پر مٹی وغیرہ برابر کر دے۔ رمیز کے بھائی کے اپنے بیٹے سے کہا، پھر کچھ روپے نکال کر رمیز کے ہاتھوں پر رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے ابا چلیے چلتے ہیں، بڑے بھائی جان وغیرہ سارے لوگ سب چلے گئے ہیں، رمیز کے بھتیجے نے کہا۔ پھر اس کے بھائی اور بھتیجے سب چلے جاتے ہیں۔ رمیز کبھی ان کو جاتے تو کبھی ہاتھ پر رکھے روپے کو دیکھتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو رمیز بھائی، سب خیریت تو ہے؟ امام صاحب نے رمیز کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں دولت کا لالچ انسان کو کتنا خود غرض بنا دیتا ہے کہ لوگ اپنوں کی عزت تک نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں کہ دنیا تو صرف ایک سفر ہے، منزل تو ہماری آخرت ہے۔ رمیز ناراضگی سے کہتا ہے۔ رمیز بھائی کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا؟ امام صاحب نے پوچھا۔ میرے بھائیوں کو میرا کام پسند نہیں ہے اور میری غریبی سے نفرت ہے انہیں۔ خیر امام صاحب چھوڑیے یہ سب اور چلیے آج میں آپ کو چائے بنا کر پلاتا ہوں، رمیز نے کہا۔ تبھی رمیز کی نظر نرگس کے بڑے بھائی پر پڑتی ہے جو قبرستان کے ایک دم آخر میں کسی قبر کے پاس کھڑے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب چائے کبھی اور آپ پی لیجئے گا میرے ساتھ، آپ جائیے،
असर की अजान का वक्त हो गया है, मैं आपसे मस्जिद में मिलता हूँ, फिलहाल मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। रमीज कहता हुआ नरगिस के बड़े भाई की तरफ चल देता है। पता नहीं आज क्या हो गया है रमीज भाई को, खैर मैं चलता हूँ, इमाम साहब खुद में कहते हुए कब्रिस्तान से बाहर चले जाते हैं। अपनी हामला बहन को हमल के तुरंत बाद गला दबा के मारने के बाद आज आप यहाँ किसके मगफिरत की दुआ कर रहे हैं रमज़ान भाई? रमीज नरगिस के भाई के सामने खड़ा होते हुए कहता है, कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नरगिस के भाई ने गुस्से से कहा। मैं तो इस कब्रिस्तान का मुजाविर हूँ, इसलिए कब्रिस्तान और यहाँ दफन होने वाले लोगों के कई राज मालूम है मुझे, और मैं सच कह रहा हूँ, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, क्यों है ना? रमीज ने जवाब दिया तो नरगिस का भाई कुछ देर गुस्से से रमीज को घूरते हुए देखते रहता है। ये मेरी इकलौती प्यारी और लाडली बहन की कब्र है, जिसे वो कब्र देख रहे हो ना तुम? हाँ वही, उसी इंसान ने बेरहमी से मारा था सालों पहले, भला मैं क्यों मानूंगा अपनी लाडली बहन को? नरगिस का भाई नरगिस और असलम की कब्र की तरफ इशारा करते हुए घबराते हुए कहता है। रमीज को जैसे मालूम पड़ता है कि सामने की कब्रें उसकी मोहब्बत नरगिस और दोस्त असलम की है, उसकी आंखें नम हो जाती है और वो वहीं पर खड़ा रोने लगता है। नरगिस का भाई उसे इस तरह रोते देख ख्याल करता है कि वो एक पागल है जो कभी भी कुछ भी कह रहा है और रो रहा है। नरगिस के भाई चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। रमीज न जाने कितनी ही देर वहाँ बैठा रो रहा होता है। तभी बादल शोर मचाने लगते हैं, हवाएं तेज चलने लगती है, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। रमीज बारिश की बूंदें आसमान से होते हुए रमीज के वजूद को भिगोने लगती है। रमीज अपने हवास बेहतर कर वापस अपने कमरे की तरफ चल देता है। कमरे के दरवाजे पर पहले की तरह खाना रखा होता है। रमीज नहाकर कपड़े बदल कर कज़ा नमाज अदा करता है। दुख कितना भी हो, पेट की आग इंसान को बुझानी पड़ती है, तो वो नमाज पढ़ने के बाद खाना खाकर चारपाई पर लेट जाता है। थके होने की वजह से उसे लेटते ही नींद आ जाती है और इस तरह एक बार वो फिर से सपनों की दुनिया में सफ़र तय करने चला जाता है। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का 14वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो जल्द ही हाजिर होंगी आपके साथ अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।